हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्टाफिंग। तो चलिए बिना ही देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले देखते हैं व्हाट डू वी मीन बाय स्टाफिंग, कि स्टाफिंग होता क्या है। राइट, इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द वैकेंट पोजीशन ऑफ द राइट पर्सनल एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। क्या मतलब है? वैकेंट पोजीशंस को फिल करना, जो खाली पोजीशंस है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उन पोजीशंस को फिल करना राइट पर्सनल से। राइट, जो सही इंसान है उस जॉब के लिए, उस इंसान को उस पर्टिकुलर वैकेंट पोजीशन तक पहुंचाना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? स्टाफिंग। समझो, आपके ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट बनाया, उसको बोलते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको एक हेड चाहिए। राइट, अब वो एक हेड कैसा होना चाहिए? जिसको फाइनेंस की कंप्लीट नॉलेज हो। राइट, तो उस पोजीशन को फिल करने के लिए आपने क्या क्या किया? राइट, किस तरह से आपने उस पोजीशन को फिल किया, वो सारे के सारे जो प्रोसेस है वो किस में आएंगे? आपके स्टाफिंग में। राइट, कि भैया उस पोजीशन पे आपने एक क्वालिफाइड सीए को सेलेक्ट किया है, और एक क्वालिफाइड सीए को उस पोजीशन तक पहुंचाया, क्योंकि वही उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या है? क्वालिफाइड है, सही इंसान है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए जो आपने सारा सारा प्रोसीजर किया है, प्रोसेस किया है, वो सब किसमें आता है बेटा? स्टाफिंग में। राइट, तो स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है? स्टाफिंग मींस पुटिंग पीपल टू जॉब्स, कि भैया अलग अलग जॉब्स पे लोगों को पुट करना। ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या? स्टाफिंग। ठीक है, इट बिगिन विद द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। इसके बाद बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ठीक है, प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ वर्कफोर्स। तो ये सारे के सारे प्रोसेस के अंदर आते हैं, किसके अंदर? स्टाफिंग के अंदर। राइट, आई होप स्टाफिंग क्लियर है। तो स्टाफिंग क्या है? कि भैया राइट पर्सनल को राइट जॉब तक पहुंचाना। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? स्टाफिंग जो प्रोसेस है वो हमें हेल्प करता है इसमें बेटा डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर द वेरियस जॉब। देखिए, आप किसी को भी तो पर्टिकुलर जॉब पे नहीं रख दोगे ना। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हमने किसी को भी बिठा दिया तो क्या वो संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। तो स्टाफिंग प्रोसेस की मदद से हमें क्या होता है बेटा? इस फंक्शन से हम लोग सही पर्सनल्स को आइडेंटिफाई करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकते हैं पर्टिकुलर जॉब पे। हाई परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पीपल ऑन द राइट जॉब। ठीक है, जब सही इंसान सही जगह पे होगा, उसकी अपनी नॉलेज, अपनी कैपेबिलिटी, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो वो काम अच्छा करेगा और उससे क्या होगा? हमारी परफॉर्मेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो इंप्रूव होगी। कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग। राइट, क्या होता है सर्वाइवल? है सर्वाइवल जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसके एम्प्लॉय से। देखिए, कोई भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो डेवलप कर रही है तो किसकी वजह से कर रही है? उसके एम्प्लॉय की वजह से। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बिगड़ रही है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस अगर डिट्रेट हो रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो किसकी वजह से? उसके एम्प्लॉयज की वजह से। तो एम्प्लॉयज जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट असेट होती है। राइट, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाती है और बिगाड़ती है। तो सर्वाइवल जो है वो उसी पे डिपेंड करता है, किसके ऊपर? हमारे स्टाफिंग के ऊपर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारे पास स्टाफिंग में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं बेटा। तो पहला प्रोसेस आता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि भैया आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मैन पावर की जरूरत है, कितनी आपके पास अवेलेबल है और कितनी चाहिए इन फ्यूचर आपको। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा रिक्रूटमेंट। चलो रिक्रूटमेंट देखते हैं पहले कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। राइट, थ्रू एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को सर्च करते हैं कि भैया इस जॉब के लिए कौन कौन सही रहेगा, उसको हम सर्च करते हैं। ठीक है, सर्च करने के बाद उनको अप्रोच करते हैं और उनको स्टिमुलेट करते हैं कि वो हमारे इस जॉब के लिए क्या करे? अप्लाई करे। जैसे मैंने न्यूज़पेपर में क्या दिया? एडवर्टाइजमेंट दिया कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये जगह खाली है। राइट, तो जो भी प्रोस्पेक्टिव मेरा एम्प्लॉयज होंगे, राइट, जो उस पोजीशन के लिए कैपेबल होंगे, वो क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे उस एडवर्टाइजमेंट को देख के। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? रिक्रूटमेंट। ठीक है बेटा, चलिए तो रिक्रूटमेंट के बाद आता है हमारे पास रिक्रूटमेंट। समझ में आ गया कि भैया सही एम्प्लॉय की सर्च करना और उनको स्टिमुलेट करना कि वो उस जॉब के लिए अप्लाई करे। ठीक है, इसके बाद आता है सिलेक्शन। चलो अब सिलेक्शन देखते हैं कि सिलेक्शन होता क्या है। सिलेक्शन क्या है बेटा?
सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर अ जॉब। अब जब आपने रिक्रूटमेंट किया तो उस टाइम पे आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए, बहुत सारे कैंडिडेट्स आ गए। अब उन कैंडिडेट्स में से सही कैंडिडेट को चुनना ही क्या कहलाता है बेटा? सिलेक्शन कहलाता है, राइट? जो आपकी जॉब के लिए बेस्ट हो उसको आपको सिलेक्ट करना है उन सब में से। उसके लिए पूरा का पूरा क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो सिलेक्शन समझ में आ गया आपको? चलिए, इसके बाद अगला स्टेप आता है बेटा हमारे पास प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। एक बार आपने अपने एम्प्लॉय को चुन लिया, राइट? उस पोजीशन के लिए जो राइट एम्प्लॉयज आपने उसको चुन लिया। अब क्या करना है? आपको ब्रीफ प्रेजेंटेशन देनी है अबाउट द कंपनी। उसको बताना है कि भैया हमारी कंपनी ये काम करती है, राइट? इंट्रोडक्शन टू हिज सुपीरियर, उसके जो सुपीरियर है उन सबसे उनको मिलाना है। उसके जो सबऑर्डिनेट है जो उसके अंडर काम करेंगे उनसे मिलाना है, राइट? उसके जो कलीग्स है जो साथ में काम करेंगे उनसे मिलाना है, ठीक है? ही इज टेकन अराउंड द वर्क प्लेस, पूरी वर्क प्लेस पर उसको लेके जाना है एंड गिवन द चार्ज ऑफ द जॉब। उसके बाद जो उसकी जॉब है, ठीक है, जिसके लिए उसको सिलेक्ट किया गया उसको चार्ज प्रोवाइड कर देना है कि देखिए आपको ये काम करना है, ठीक है? तो प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन के बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो देखते हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होता क्या है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या आता है बेटा? ये एक अटेम्प्ट होता है टू इंप्रूव द करंट और फ्यूचर एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। जो अभी के हमारे एम्प्लॉइज हैं और जो आने वाले टाइम में एम्प्लॉइज बनने वाले हैं उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना बाय इंक्रीजिंग एन एम्प्लॉइज एबिलिटी टू परफॉर्म, ठीक है? किसी भी एम्प्लॉय की एबिलिटी को बढ़ाकर परफॉर्म करने की जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज करके उसकी परफॉर्मेंस को क्या करना है? इंक्रीज करना है। कैसे करना है बेटा? लर्निंग, उस चीजों को सिखाकर। और ये मेनली लर्निंग कैसे होती है? उसके एटीट्यूड को चेंज करके, एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है उसे चेंज करना है, ठीक है, टुवर्ड हिज फ्यूचर, टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन, और इंक्रीज करनी है उसकी स्किल, राइट, और नॉलेज। जब आप किसी भी एम्प्लॉय की नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड को चेंज कर देते हो, उसे इंप्रूव कर देते हो, तो उसका क्या होता है बेटा? डेवलपमेंट होता है, राइट? जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल होता है और उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है जी? चलिए, इसके बाद आता है बेटा हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब क्या होता है? इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉयज करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। कि भैया एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है हमारे पास, वो पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन में बना होता है। उस स्टैंडर्ड के हिसाब से एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया है, कितना अच्छा परफॉर्म किया, उसे कैलकुलेट करना, राइट? जिसकी मदद से आप क्या कर सको? उसका प्रमोशन कर सको उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, राइट? उसकी कैरियर प्लानिंग कर सको कि कहां पर इसका फ्यूचर क्या है, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का फ्यूचर क्या है, राइट? इसको किस पोजीशन में हमें रखना है, राइट? ठीक है? इसके बाद आता है बेटा आखिरी कंपनसेशन। कंपनसेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि भैया जो आपने एम्प्लॉय हायर किया है उस एम्प्लॉय को उसकी एबिलिटी के हिसाब से रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना, राइट? सही सैलरी देना जिससे कि वो क्या रहे? मोटिवेटेड रहे। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो स्टाफिंग प्रोसेस हो गया। एक बार दोबारा से ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले एस्टिमेट कर लो कि कितने लोगों की जरूरत है, ठीक है? उनको रिक्रूट करो। रिक्रूट मतलब उनको ढूंढो और उनको एस्टिमेट करो कि वो आपकी जॉब के लिए क्या करे? अप्लाई करे। फिर उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट कर लो, उसको अपनी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर से, सबऑर्डिनेट से, ठीक है, उसके कलीग से मिलाओ और उसको वर्क स्पेस दिखाओ और उसको बताओ कि भैया ये काम आपको परफॉर्म करना है, उसका चार्ज दे दो। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग करो, डेवलपमेंट करो जिससे कि वो डेवलप कर सके, उसकी स्किल बढ़े, उसकी नॉलेज बढ़े। इसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जाता है कि भैया उसने कैसा परफॉर्मेंस किया है प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के हिसाब से। उसके बाद क्या करते हैं? उसी परफॉर्मेंस अप्रेजल के हिसाब से उसे क्या किया जाता है? उसको प्रमोशन किया जाता है, उसकी कैरियर प्लानिंग की जाती है और हर एक एम्प्लॉय को उसकी मेहनत के हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से क्या मिलना चाहिए? कंपनसेशन मिलना चाहिए। मतलब जो डिजर्व करता है उसको उतना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, उसको बाकी सारे बेनिफिट जो है वो मिलने चाहिए, ठीक है? आई होप आपको स्टाफिंग प्रोसेस क्लियर हो गया। चलिए बेटा, अब आता है स्टाफिंग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। बेटा ध्यान रखना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है बहुत ही वाइड टर्म है, राइट? कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है बहुत वाइड टर्म है और जो स्टाफिंग है ये हमारा स्टाफिंग है। जो स्टाफिंग है वो बहुत छोटी टर्म है उसके लिए। मतलब अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो स्टाफिंग जो एक पार्ट है किसका? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज व्हिच ए मैनेजर मस्ट परफॉर्म। जो एक मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है। कौन कौन सी होती है बेटा? रिक्रूटमेंट की क्वालिफाइड पीपल को ढूंढना, एनालाइज करना उनकी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एनालाइज करना अलग अलग जॉब के बारे में, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना, डेवलप करना कंपनसेशन एंड इनिशिएटिव प्लान कि भैया कितनी कितनी सैलरी दी जाएगी और क्या क्या इनिशिएटिव्स है, क्या इनिशिएट दे एम्प्लॉइज को जिससे कि वो क्या करे? मोटिवेटेड रहे, ठीक है? ट्रेनिंग करना, उनकी डेवलपमेंट करना,
ठीक है, लेबर से रिलेशन क्रिएट करना, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन क्रिएट करना। आपको पता है कि एम्प्लॉइज का एक यूनियन होता है, उससे हमेशा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ता है, एक रिलेशन क्रिएट करना पड़ता है जिससे कि स्ट्राइक ना हो, कोई कंफ्लिक्ट ना हो, राइट। हैंडलिंग ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट्स, जो भी उनकी प्रॉब्लम है एम्प्लॉइज की वो सब झेलना, राइट। तो मतलब ये सारे के सारे वर्क आते हैं किसमें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, और इन्हीं वर्क में से एक है क्या, स्टाफिंग। तो अगला आता है बेटा हमारे पास एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। क्या क्या आता है एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग में, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। चलो एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। पहले देखते हैं हम लोग क्या रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है बेटा, हमने समझा रिक्रूटमेंट कि भैया प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को ढूंढना और उनको स्टिमुलेट करना कि वो आके जॉब के लिए अप्लाई करे, राइट। तो इसमें क्या होता है हमारे पास दो सोर्स होते हैं बेटा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स कौन सा होता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो अंदर से ही होता है, जो हम रिक्रूटमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स, राइट। इसमें दो आते हैं बेटा, ट्रांसफर और प्रमोशन। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, शिफ्ट करना एम्प्लॉय को कहां से, एक जॉब से दूसरी जॉब में, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में, एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में, विदाउट अ सब्सटेंटिव चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय। कि भैया एम्प्लॉय के स्टेटस में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, बस एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे, या एक जॉब से दूसरी जॉब में, या फिर एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में ट्रांसफर कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं एम्प्लॉय को टू अ हायर पोजीशन। कहां शिफ्ट करते हैं बेटा, हायर पोजीशन से, राइट। उसकी पोजीशन को इंप्रूव कर दिया, उसको बढ़ा दिया, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हायर कर दी, राइट। उसको फैसिलिटीज बढ़ा दी, उसका स्टेटस बढ़ा दिया, उसका पे भी हमने बढ़ा दिया, राइट। ये वर्टिकल शिफ्टिंग का एक तरीका होता है। तो भैया प्रमोशन में क्या है, प्रमोशन में क्या है, जो सबऑर्डिनेट था उसको सुपीरियर की जगह दे दी, उसको एक स्टेप ऊपर पहुंचा दिया मैनेजमेंट हायरार्की में, जिसकी वजह से उसका पे, स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब इंक्रीज हो गई, राइट। चलिए फायदे क्या होते हैं बेटा इंटरनल सोर्स के, एम्प्लॉयज हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं कि यहाँ पे मेहनत करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी रखेंगे तो हमारा प्रमोशन होगा, राइट। इजियर तरीका है, एक्यूरेट तरीका है, इकोनॉमिकल, ज्यादा कॉस्ट वगैरह इसके अंदर नहीं आती। ट्रांसफर इज ए टूल ऑफ ट्रेनिंग। ये ट्रांसफर करके क्या फायदा होता है, ट्रांसफर करने से क्या होता है, ट्रेनिंग मिलती है किसको, एम्प्लॉय को, वो प्रिपेयर होता है आने वाले हायर जॉब्स के लिए। भैया एक अलग डिपार्टमेंट में जब शिफ्ट करते रहते हो आप किसको, अपने एम्प्लॉय को, तो वो हर डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ काम सीखता रहता है, राइट, जिससे वो प्रिपेयर हो जाता है आने वाले टाइम की हायर जॉब्स के लिए, राइट। शिफ्टिंग से बेनिफिट क्या होता है, वर्कफोर्स जो है, जिस डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा वर्कफोर्स है, राइट, और जिस डिपार्टमेंट में शॉर्टेज है वर्कफोर्स की, उससे आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहां पर वर्कफोर्स ज्यादा है वहां से शिफ्ट कर दोगे उसको आप कहां पर, जहां पे वर्कफोर्स कम है, तो वर्कफोर्स का एक कोऑर्डिनेशन बना रहता है, बैलेंस बना रहता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब क्या आता है, कमियां क्या है भैया इंटरनल सोर्स की, क्या कमियां है कि भैया फ्रेश टैलेंट तो आया ही नहीं, वही लोग है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाता, राइट। दूसरा, ठीक है, एम्प्लॉयज जो है वो आलसी हो जाते हैं भैया, वो कहते हैं कि टाइम के साथ प्रमोशन तो हो ही जाना है, तो वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, ठीक है, ढंग से काम नहीं करेंगे, उनको परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अगला, नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, नए ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल सोर्स कहां से करोगे, वहां तो सारे के सारे एम्प्लॉय नए हैं, ठीक है, तो वहां पे इंटरनल सोर्स पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो कंपटीशन की जो स्पिरिट होती है ना एम्प्लॉयज के बीच में, वो खत्म हो जाती है ड्यू टू इंटरनल सोर्स ऑफ प्रमोशन, ठीक है। अगला है हमारे पास फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। बार बार ट्रांसफर करते रहोगे तो एम्प्लॉय परेशान हो जाएगा, राइट। तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो काम करने की एफिशिएंसी है, वो बहुत कम हो जाएगी, वो परेशान होगा, वो ठीक से काम करेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अब आता है हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में बहुत सारे मेथड्स है बेटा, एक एक सबको पढ़ते हैं। पहले देखते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है बेटा, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लगा दिया कि भैया 2 लेबर की जरूरत है, ठीक है, वो लेबर देखेगा और आके अप्लाई कर देगा, हो गया काम, उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसको नोटिस बोर्ड जो होता है एंटरप्राइज का, वो स्पेसिफाई करता है कि क्या क्या डिटेल चाहिए हमें, जॉब जो अवेलेबल होती है उसकी क्या डिटेल है, उसमें बता रखा होगा और उससे वो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आता है कैजुअल कॉलर, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, कीपिंग अ डाटाबेस ऑफ अनसॉर्टेड एप्लीकेंट इन देयर ऑफिस। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो एम्प्लॉयज उसने पहले सिलेक्ट नहीं किए थे उनका डाटा अपने पास रखती है, और जब भी कोई जॉब निकलती है तो उन एम्प्लॉयज को, राइट, वो कॉल करके बुला लेती है, ठीक है। चलिए अगला है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है बेटा, न्यूज़पेपर वगैरह में आप एडवर्टाइज करते हो, ठीक है, प्रोफेशनल जर्नल्स वगैरह में आप क्या करते हो, एडवर्टाइज करते हो, जिससे जो भी आपको पोटेंशियल
एम्प्लॉय होगा वो अप्लाई करेगा, राइट। अगला आता है बेटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये गवर्नमेंट की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है बेटा, जहां पर सारे के सारे अनएम्प्लॉयड जो पीपल होते हैं वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं, राइट। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए होगा, एम्प्लॉय चाहिए होंगे, तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से क्या करेगी, कॉन्टैक्ट करेगी और वहां से उनकी उनकी जॉब के अकॉर्डिंगली जो जो एम्प्लॉय उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेके उनको कॉन्टैक्ट कर देगी, राइट। अगला आता है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। बेटा बहुत सारी एजेंसीज है आजकल जिनके पास बहुत सारा डाटा होता है अलग एम्प्लॉयज का, राइट। और वो कोऑर्डिनेट करती है किससे, ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो क्या कर सके, रिक्रूटमेंट कर सके। तो वो क्या करती है, एक एजेंसी हायर कर लेती है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो होते हैं वो हायर कर लेते हैं, जिससे कि वो उनके लिए एम्प्लॉयज को चूज करके उनको देते हैं, ठीक है। उसमें उनका टाइम और मनी वगैरह जो है वो सेव हो जाती है, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट ये बहुत पॉपुलर है आजकल, ठीक है। आप लोगों का भी होगा, जब आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में आपके 3 साल पूरे जाएंगे, जब थर्ड ईयर में आप होंगे तो उस टाइम पे बहुत सारी कंपनीज आएगी, राइट, आपको रिक्रूट करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी आपकी एबिलिटी के हिसाब से वो आपको पे प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये कॉलेजेस से ही जो होते हैं आपके स्टूडेंट्स होते हैं जो उस टाइम पे पढ़ रहे होते हैं, वहीं से उनको जॉब प्रोवाइड कर दी जाती है, राइट, वहीं से उनको रिक्रूट कर लिया जाता है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। क्या है भाई, एक एम्प्लॉय काम कर रहा है ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में, उसने बोला कि ये जॉब खाली है, तो उसने रिकमेंड किया अपने दोस्त को या अपने फैमिली मेंबर किसी को भी, राइट। अगर वो कैपेबल होगा तो उसको जॉब पे रख लिया जाएगा, उसको बोलते हैं रिकमेंडेशन। अगला आता है बेटा लेबर कॉन्ट्रैक्ट। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कौन से होते हैं बेटा, क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखिए जो नॉन स्किल वर्कर्स वर्किंग है, ठीक है, जिसमें ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तो डेली बेस पे काम होते हैं दिहाड़ी वगैरह वाले, तो उसके लिए क्या होता है, अब एक एक लेबर को ढूंढने जाओगे नहीं आप, तो आप क्या करते हो, सीधा सीधा एक कॉन्ट्रैक्टर से डील कर देते हो, वो कॉन्ट्रैक्टर अपने आप उस लेबर को ले आएगा आपके काम के लिए, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पे एडवर्टाइज कराते हो, या उसको हम वेब पब्लिशिंग कहते हैं, जो वेब पेजेस होते हैं उसके ऊपर भी आप, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कराते हो, जिससे कि जो भी पोटेंशियल आपका एम्प्लॉय होता है वो आपकी जॉब के लिए क्या करता है, अप्लाई करता है। आई होप एक्सटर्नल सोर्स आपको समझ में आ गए सारे। अब देखते हैं मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। कौन कौन सी मेरिट है बेटा, क्वालिफाइड पर्सनस मिल पाते हैं, राइट। आपकी जॉब के लिए जो सबसे बेस्ट पर्सन आप उसको चूज करोगे तो उससे क्या होता है, क्वालिफाइड पर्सनस आपको मिल जाते हैं। वाइडर चॉइस, चॉइस बहुत सारी मिल जाती है, आपके पास बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, उनमें से आपको बेस्ट को चूज करना है, राइट। चलिए फ्रेश टैलेंट मिलता है आपको। फ्रेश टैलेंट जो होता है हमेशा मोटिवेटेड रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ इनोवेट करने के लिए रहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी बेनिफिशियल है, तो फ्रेश टैलेंट मिलता है आपको। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है भैया, जब आप एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करते हो तो जो एम्प्लॉइज आपके करंट एम्प्लॉय है उनके अंदर भी क्या होता है, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आता है कि भैया अगर हमने ढंग से काम नहीं किया तो हमें निकाल दिया जाएगा और नए एम्प्लॉइज हायर कर लिए जाएंगे, राइट। तो वो परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को देखते हैं, ठीक है। लिमिटेशन क्या है बेटा, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसमें हमेशा क्या रहता है, डिससैटिस्फैक्शन रहती है कि यार नए नए एम्प्लॉय हायर करते जा रहे हैं, हमें निकाल देंगे, राइट। तो उनका मोरल जो है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। लेंथी प्रोसेस है, देखिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, आगे आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत पैसा भी लगता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारे पास सिलेक्शन, ठीक है बेटा। अब सिलेक्शन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, सिलेक्शन का मतलब समझ में आ गया ना, कि भैया जो आपके पास अलग अलग कैंडिडेट्स आए उनमें से बेस्ट को चूज करना क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। अब सिलेक्शन में पता कौन कौन से प्रोसेस है, पहला आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट कर दो अनक्वालिफाइड या अनफिट जॉब सीकर्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन आई, अब आपने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी थी, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो उनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं होती फिर भी अप्लाई करते हैं, राइट। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते उनको पहले ही हटा दो, उसको बोलते हैं क्या, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अगला आता है उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट। क्या आता है बेटा, उसके बाद आपको उन कैंडिडेट्स के टेस्ट लेने हैं, ठीक है। अब वो सिलेक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं जो देखते हैं एक एक करके। सिलेक्शन टेस्ट में बेटा कुछ अलग टेस्ट होते हैं। पहला था इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस मतलब उसके आईक्यू चेक करने के लिए, उसकी एबिलिटी चेक करने के लिए कि वो डिसीजन ले पाएगा नहीं ले पाएगा, जजमेंटल है या नहीं है। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट कि भैया उसका किसी भी इंडिविजुअल का पोटेंशियल क्या है लर्निंग का, नई स्किल को सीखने के लिए उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो नई चीजों को सीख पाता है नहीं सीख पाता, ठीक है। इसके बाद आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या होता है बेटा, इंसान के इमोशन, पर्सन के पर्टिकुलर इमोशन, उसके रिएक्शन, उसकी मैच्योरिटी, उसके वैल्यूज क्या है, इन सब चीजों के बारे में पता लगता है। ट्रेड टेस्ट क्या होता है बेटा, जो भी ये टेस्ट जो है वो मेजर करता है क्या, एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ द इंडिविजुअल, उसके अंदर अभी आपके जॉब से रिलेटेड कौन कौन सी स्किल उसके पास है, राइट।
इंटरेस्ट टेस्ट क्या होता है बेटा, इससे पता लगता है कि पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट जो है, ठीक है, कि भैया जो पर्सन आप चूज करने वाले हो उसको इंटरेस्ट भी है आपकी जॉब में, राइट, उस फील्ड में उसका इंटरेस्ट भी है या नहीं है, केवल पैसे के लिए आ रहा है वो, राइट। तो ये सारे टेस्ट होंगे। टेस्ट के बाद क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, उसका इंटरव्यू किया जाएगा, जो सेशन टेस्ट में पास होगा उसको क्या किया जाएगा, उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बेसिस पे उसको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद साथ में रेफरेंस चेक किया जाता है, बैकग्राउंड चेक किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, रेफरेंस और बैकग्राउंड, कि भैया उस एम्प्लॉय के पास किस किस का रेफरेंस है और उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है ना, उसके पास उसके ऊपर कोई पुलिस केस वगैरह तो नहीं है, राइट। तो इसे चीजें चेक की जाती है। इसके बाद जो है सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा बेटा, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू और रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करने के बाद क्या लिया जाएगा, सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा, जो भी बेस्ट होगा उसको चूज किया जाएगा। उसके बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि वो मेडिकली फिट है भी या नहीं है। देखिए, अनफिट एम्प्लॉय को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रखना नहीं चाहती, क्योंकि वो उसके ऊपर एक बर्डन बन जाएगा, ठीक है। साल में आधे साल तो छुट्टी में रहेगा, कोई फायदा नहीं है उसका, तो फिट है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक बार उसने मेडिकल टेस्ट पास कर लिया, मेडिकल एग्जामिनेशन पास कर लिया, उसके बाद उसको जॉब ऑफर दिया जाएगा, उसको बताया जाएगा, एक ऑफर किया जाएगा कि भैया ये जॉब है, राइट, इसमें आपकी इतनी इतनी रेम्युनरेशन है, ये एक टर्म एंड कंडीशंस है, ठीक है, ऑफर किया जाएगा, ठीक है। अब एक बार जैसे एम्प्लॉय ने ऑफर को सिलेक्ट कर लिया तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों क्या करेंगे, उसको साइन करेंगे, जिसके अंदर सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई किसकी, एम्प्लॉयमेंट की, राइट। जैसे उन्होंने साइन कर दिया वैसे कैसे क्या बन गया, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बन जाएगा, ठीक है। ऑफिशियली वो जो पर्सनल है वो क्या हो गया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बन गया, ठीक है। चलो हमारे पास ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, तीनों को देखते हैं कि करके। पहले ट्रेनिंग क्या होता है, ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें इंक्रीज करते हैं, क्या इंक्रीज करते हैं, नॉलेज को और टेक्निकल स्किल को। एम्प्लॉय की नॉलेज और टेक्निकल स्किल को बढ़ाते हैं, जिससे वो अपने काम को कैसे कर सके बेटा, एफिशिएंटली कर सके, राइट। ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए भी होता है और जो न्यू एम्प्लॉयज है उनके लिए भी होता है, जिससे कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ सके, उनकी जो स्किल है उस जॉब से रिलेटेड वो इंक्रीज हो जाए, राइट। चलिए अगला आता है डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल, राइट, इन ऑल रिस्पेक्ट, हर रिस्पेक्ट में जो है, जो आपके एम्प्लॉयज है उनकी ग्रोथ होना, केवल स्किल ही नहीं, ठीक है, उनका एटीट्यूड चेंज होना टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, वो ग्रो करे, एस्पेक्ट माइंड जो एस्पेक्ट है उनका किसी चीज को लेके वो ग्रो करे, उनके सोचने की, समझने की, रिटेन रखने की, हर तरह की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना, राइट, उनके एटीट्यूड को चेंज करना, वो सब आता है किसमें, डेवलपमेंट में। इसके बाद आता है बेटा एजुकेशन क्या होता है, इट्स द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉय। एजुकेशन में क्या है, पढ़ाना, एम्प्लॉय को उस चीज के बारे में बताना, उसको बोलते हैं क्या, एजुकेशन। इससे क्या होता है, नॉलेज बढ़ती है और एम्प्लॉय की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती है। सिंपल सी बात है, आप इतना पढ़ते जाओगे आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग चीजों की बढ़ती चली जाएगी। सिमिलर इज विद एम्प्लॉइज, ठीक है। बेनिफिट क्या होता है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलते हैं इससे, ट्रेनिंग जो है वो क्या है, सिस्टमैटिक वे है, जिससे कि क्या, नो वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड मनी, तो पैसा और एफर्ट जो है वो वेस्ट नहीं होगी। अगर आपने किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी है तो वो आपके रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेगा, वो टाइम को वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब काम आता है, उसके पास वो स्किल है जो आपकी जॉब के लिए जरूरी है, ठीक है। हायर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी लीड टू हायर प्रॉफिट। देखिए, जितना एम्प्लॉय प्रोडक्टिव होगा उतनी कॉस्ट कम आएगी और उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट। इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर फॉर इमरजेंसीज, ठीक है, सिंपल सी बात है। आपकी अब क्या हुआ, आपके एक मैनेजर ने जॉब छोड़ दी, राइट, अब जो उसके नीचे जो उसका सबऑर्डिनेट काम कर रहा था, अब वो उस पर्टिकुलर पोजीशन को फुलफिल कर पाएगा क्योंकि आपने उसको क्या दे दिया, ट्रेनिंग कर दी है, राइट। रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर, जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहोगे अपने एम्प्लॉय को तो आपकी जॉब को छोड़कर नहीं जाएंगे। जब उनको दिखेगा कि हमारा ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे हमें कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो आपकी जॉब को नहीं छोड़ेंगे, इससे कि आपकी जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो है वो कम हो जाएगी। हेल्प इन ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। देखिए, इन्वायरमेंट है डायनेमिक, अब डायनेमिक इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या करना पड़ता है बेटा, चेंज करना पड़ता है, राइट। अब चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नई नई स्किल सीखनी पड़ती है, राइट। अब वो नई स्किल आपके एम्प्लॉय कैसे सीखेंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, ठीक है। चलिए, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स के बारे में सबको सीखना पड़ता है, ठीक है।
एम्प्लॉय को कौन से बेनिफिट मिलते हैं, चलिए देखते हैं। पहला आता है उनका कैरियर ऑप्शन बढ़ेंगे, ठीक है, उनका कैरियर में वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी और उनकी इनकम भी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, परफॉर्मेंस के बढ़ने के साथ साथ इनकम भी बढ़ती है। अगला, लेस प्रोन टू एक्सीडेंट, अब उनसे एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर उन्हें काम ठीक से आता है तो कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वो नहीं होंगे, ठीक है ना। इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन एंड मोरल, उनका सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा, उनका मोरल भी इंप्रूव होगा, ठीक है, जब वो कुछ नया सीखेंगे। चलिए अब ट्रेनिंग की बात हम कर रहे थे टाइम से। अब ट्रेनिंग के मेथड्स क्या होते हैं बेटा, दो तरह के मेथड होते हैं, ऑन द जॉब मेथड और एक होता है ऑफ द जॉब मेथड। चलो एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं ऑन द जॉब मेथड क्या है। नाम से पता लग रहा है कि जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इसमें ना अलग तरीके होते हैं बेटा। पहला आता है हमारे पास अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। इसमें क्या होता है बेटा, ट्रेनिंग को जो है गाइडेंस ऑफ मास्टर, मास्टर की गाइडेंस के अंदर रख दिया जाता है। ट्रेनिंग जो है वो स्पेंड करता है, बहुत टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, मास्टर के साथ, और काम को सीखता रहता है। सिंपल सी बात है, जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, प्लम्बर का काम हो गया, उनके पास क्या होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, राइट, जो देखते रहते हैं और सीखते रहते हैं, राइट, उन्हीं को बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। अगला आता है बेटा कोचिंग। कोचिंग मतलब क्या होता है, इसमें सुपीरियर गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द ट्रेनिंग एज अ कोच। भैया जो आपका सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को गाइड करेगा एज अ ट्रेनिंग, एज अ कोच, ठीक है ना, कि कोच की तरह वो अपने सबऑर्डिनेट को सिखाएगा हर चीज, उसको बोलते हैं कोचिंग। अगला आता है बेटा इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप में क्या होता है बेटा, कैंडिडेट कैरी ऑन रेगुलर स्टडीज एंड दे आल्सो वर्किंग इन ऑफिस। अपनी पढ़ाई तो करते करते हैं, साथ में ऑफिस में भी काम करते हैं, जिससे उनको क्या मिल सके बेटा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके और स्किल मिल सके। जैसे आपको पता है सीए आप करेंगे आगे, तो आपको 3 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी किसी सीए फर्म में, किसी सीए के अंडर, राइट, जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाए। केवल थ्योरी का नॉलेज से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा जॉब रोटेशन। क्या आता है बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, शिफ्ट करते रहते हैं ट्रेनी को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, जिससे वो हर तरह की जॉब को सीख सके, राइट। तो बेटा अगला आता है मेरे पास ऑफ द जॉब मेथड। ऑफ द जॉब मेथड में क्या होता है बेटा, इसमें क्लासरूम लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंसेस होती है, राइट, क्लासरूम में सिखाया जाता है नई स्किल्स को, नई चीजों को। फिल्म्स होती है, बहुत सी फिल्म्स बनी होती है जिससे सिखाया जाता है कल्चर को, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, वो सब चीजें दिखाई जाती है। इसके अलावा केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है बेटा, केस स्टडी क्या होती है, ये ऑलरेडी कुछ ऐसे इवेंट हो चुके होते हैं, राइट, जिनको स्टडी करके आपके एम्प्लॉय को सिखाया जाता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको इस तरह से डील करना है, जिससे कि वो रियल लाइफ में सही डिसीजंस ले पाए। कंप्यूटर मॉडलिंग क्या होता है बेटा, इसमें ना एक बिल्कुल वर्किंग इन्वायरमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से एक वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, ठीक है, जिससे कि आप जो रियलिटी है आपकी जॉब की उसको इंटीमेट कर सको, मतलब इमेजिन कर सको, और उसके अकॉर्डिंगली आप चीजों को सीख सको, राइट। बट इसमें फायदा क्या होता है कि रिस्क नहीं होता, रिस्क खत्म हो जाता है, ठीक है, कॉस्ट खत्म हो जाती है, जो आपकी गलती की वजह से आपकी रियल लाइफ सिचुएशन में हो सकती थी, राइट। अब वो गलतियां आप पहले ही उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से सीख लो कि भैया अगर ऐसा मैं करता तो मेरा ये नुकसान हो सकता था, राइट। बिल्कुल रियल लाइफ जॉब की तरह ही होता है, जो आपको इमेजिनेशन मिलता है कि हाँ भाई आप रियल लाइफ जॉब कर रहे हो, उससे क्या फायदा है, आपका जो रिस्क होता है रियल लाइफ में, रिस्क जो मिस्टेक्स करने का वो खत्म हो जाता है। इसके बाद है बेटा वेस्टिब्यूलर ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूलर ट्रेनिंग क्या होता है बेटा, समझो, यहाँ पे एक्चुअल वर्क फ्लोर पे काम नहीं होता, बट एक सिमिलर डेमो क्रिएट कर दिया जाता है किसी और जगह पर, जो बिल्कुल सेम होता है आपके वर्क फ्लोर जैसा। वहां पे आप सब चीजें सीखते हो, राइट। वहां पे सीखने के बाद आपको मेनली वर्क फ्लोर पे लेके आया जाता है, जब सेम इक्विपमेंट के साथ आप जिस मशीनरी में आपको एक्चुअली में काम करना है वैसी ही मशीनरी वहां पर होगी, बट वो डेमो होगी जहाँ पे आप चला के सीख सकते हो, मिस्टेक्स कर सकते हो, हर चीजों को सीख सकते हो, क्योंकि आप जिसे वहां पे सीख के आओ तो यहाँ पर मिस्टेक्स ना करो, ठीक है, ठीक है। तो एम्प्लॉय लर्न देयर जॉब एंड ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग, ठीक है, उन्हीं इक्विपमेंट पे अपनी जॉब सीखेगा जिसको वो यूज करने वाला है, बट द ट्रेनिंग इज कनेक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर। एक्चुअल वर्क फ्लोर से दूर ट्रेनिंग की जाएगी, ठीक है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन इज ब्रोकन इनटू मीनिंगफुल यूनिट and these units are arranged in a proper way of formal logical and sequential learning package। समझो,
कि यहाँ पे क्या होता है, प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, राइट, जिससे आप एक एक करके एक एक स्टेप करके हर चीज को सीख पाओ। ठीक है बेटा, जैसे पहले सिंपल चीजें सीख पाओ और फिर आप कॉम्प्लेक्स चीजों को सीख पाओ, राइट। द ट्रेनिंग गोज थ्रू द यूनिट बाय आंसरिंग क्वेश्चन और बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। अब एक एक करके उसको हर एक यूनिट को पास करना पड़ता है, कैसे, या क्वेश्चंस को आंसर करके या फिर फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं उनको फुलफिल करते हुए। ठीक है, दैट्स इट फॉर स्टाफिंग। इतना था इस टॉपिक में। आई होप सारे कंसेप्ट क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूंगा। इस चैप्टर के नोट्स का लिंक मैंने माइंड मैप की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके डाउनलोड कर लो। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके एग्जाम तक आपके साथ हूं, सब कुछ कराऊंगा, सारे चैप्टर्स, एमसीक्यूज, एवरीथिंग, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।